सोचिए अगर ऐसा हो कि अभी के अभी जस्ट जो है ना आपके सारे मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाए, या फिर पूरे जो हमारी पावर है, जो हमारा जो फेडरलिज्म है, जो हमारे शक्तियों का बंटवारा है, वो पूरी पूरी केंद्र सरकार के हाथ में दे दी जाए, तो सोचिए कैसा होगा इंडिया। मतलब अभी अभी एट द सेम टाइम ऐसा हो जाए, तो अभी मोदी सरकार का दिमाग खराब हो, मोदी ऐसा कर दे तो क्या होगा। इवन कि आपको आपके पास ये भी ऑप्शन ना बचे कि आप अपने मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें, तो क्या होगा आपके साथ। मतलब कैसा सिचुएशन होगा, उसको क्रिएट, उसको उस टाइम को अगर हम इमेजिन करने की कोशिश करें तो क्या चीज दिमाग में कौन था। हम तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो कर भी नहीं सकते इन चीजों के इमेजिन। तो आपको इसी चीज को बताने के लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो क्लास 12th की जो जो चैप्टर 6 है उसका है आपातकाल। आपातकाल है कि हमारे देश में जो है आपातकाल तो बहुत बार लगे, वैसे 1965 में लगा था, 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, लेकिन ये सब आपातकाल जो है इतना मायने नहीं रखता। मगर जो 26 जून 1975 को लगा वो इतना मायने क्यों रखता है, आखिर क्या कारण थे उस आपातकाल के, जो हम अभी तक उसको इतना सबसे डिबेटेबल आपातकाल जिसको कह सकते हैं, बहुत ही गंदा आपातकाल। इसको ऐसा क्या था उस आपातकाल में जो कि वो इतना खराब माना जाता है। आज इसी चीज को समझाने के लिए मैं रमन कुमार आपके सामने आया हूं, और आज मैं बिल्कुल ही नया टॉपिक लेके आया हूं आपातकाल। उसको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि आखिर क्या क्यों आपातकाल लगाए गए थे, क्या कारण थे आपातकाल के, आखिर इसमें क्या क्या ये सही था, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ये टॉपिक 2 पार्ट में बनेगा। एक पार्ट आज बनेगा, एक पार्ट इसका कल बनेगा, तो मैं दोनों अपलोड बैक टू बैक आज और कल तक में दोनों अपलोड हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ बीच में क्वाइट नहीं कीजिएगा वरना कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपातकाल क्या होता है। 1967 में ना जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, तो इन सब के बीच में ना कांग्रेस आपस में भी ना कांग्रेस की बहुत फूट बनने लग जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 1971 का चुनाव इन्होंने अकेले दम पे लड़ा और जीत भी कांग्रेस, और 1971 तक कांग्रेस आर बढ़ चुकी थी 2 भागों में, बहुत ही ज्यादा। इसके 1967 के बाद से ना कांग्रेस के अंदरूनी और बाहरी दोनों ताकतों से लड़ना पड़ा, और जो इंदिरा गांधी थी वो गद्दार नेता के रूप में उभर के आई थी सामने। तो 1971 का चुनाव हुआ, 1971 में भारी बहुमत से जीती। उसके बाद फिर एट द सेम टाइम 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। हमारा इंदिरा गांधी ने, हमारे कंट्री ने पार्टी उस युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान को हराया भी। मगर इन सब के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में ना बहुत सारी जो है ना समस्याएं उत्पन्न हो गई। आपातकाल लागू की मैं बता रहा हूं, इसकी पृष्ठभूमि क्या बनी। आपातकाल लागू होने की जो पृष्ठभूमि क्या, बहुत सारी समस्याएं हो गई हमारे कंट्री में। क्या समस्या होगी कि बहुत सारे हमारे पास चुनौतियां आने लग गई, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे बहुत सारी चुनौतियां आने लग गई थी। 1967 में ना क्या हुआ था कि जो हमें पता है 3 पिलर हमारे देश के, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो हमारी विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका जो है ना उनमें, और जो हमारी न्यायपालिका है, इन दोनों में खटपट होने लग गई थी बहुत ज्यादा। क्योंकि जो संविधान लागू करना चाहती थी सरकार, विधायिका, उसको कोर्ट में चुनौती दे दी जाती थी, कोर्ट उसको रोक देता था। अब भाई वाजिब सी बात है ना, अब तुम कोई गलत काम करोगे तो कोर्ट तो मना करेगा ही तुम्हें करने से, सर्वोच्च न्यायालय। तो ऐसा कर दी थी। मगर कांग्रेस का ये मानना था कि नहीं, ये जो है ना न्यायालय अपने हद से बाहर काम कर रही है, वो हमें गरीब कल्याण का कार्य नहीं करने दे रही है। तो ये सब पृष्ठभूमि तैयार धीरे धीरे हो रही थी। 1971 का जब चुनाव हुआ, 1971 का चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। और उन्होंने ये कहा था कि विपक्षी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है इंदिरा हटाओ, उसके अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, मगर उसके बावजूद भी जो है ना ये
कुछ ज्यादा कर नहीं सकी। क्यों? क्योंकि 1971 के चुनाव के बाद जस्ट 1971-72 में भारत बांग्लादेश युद्ध हो गया। किसमें भारत पाकिस्तान युद्ध, सॉरी, भारत और पाक युद्ध हो गया। तो इस युद्ध के बाद ना बहुत सारे हमारे देश पे ना एक तरह से मान लो कि एक आर्थिक संकट आ गया था। एक तरह से फिर से क्या हुआ था युद्ध के बाद, जितने भी पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, यानी कि जो अभी बांग्लादेश है, वो वहां से 80 लाख लोग इंडिया आ गए थे। अब भाई वाजिब सी बात है ना, तुम अगर युद्ध हो रहा है तो तुम भगोगे। अगर अभी भारत और चाइना में युद्ध हो जाता है तो जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, वो हो सकता कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। वो या तो वो चाइना जाएंगे या फिर वो इंडिया आएंगे, या फिर जो चाइना वाले वो फिर इंडिया में रहेंगे या चाइना में रहेंगे, या फिर वो इंडिया में ही आएंगे। तो ये होता है। तो वो इंडिया आ गए। अब भाई हमारे पास ऑलरेडी संसाधन इतने से ही हैं और उसको खाने वाले पहले इतने से थे। अगर हमारे पास संसाधन 100 हैं, उसको खाने वाले हम पहले अपने आप ही हम 200 हैं उसको खाने वाले। अब इसमें से और 200 आ गए, इसका क्या हाल होगा? बचेगा ही। तो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। सरकार को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि अब इसको कैसे संभाला जाए। उनसे संभल नहीं रहा था। युद्ध के बाद बहुत सारे गड़बड़ियां होने लग गई थी। तो इन्होंने सरकार ने क्या किया, जो उनकी सरकारी कर्मचारी थे उनका वेतन रोक दिया। अब तो भाई ये तो वो वाली बात हो गई ना कि काम भी कराओ और वेतन भी मत दो। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। सरकारी वेतन रोक दिया। अब क्या हुआ, इस पहले तो कुछ आदमियों में था ना, कुछ तबकों में था गुस्सा। अब क्या हुआ, सरकारी कर्मचारी भी इसके अगेंस्ट हो गई, सरकार के अगेंस्ट। वाजिब सी बात है भाई, काम करवा के तुम पैसे नहीं दोगे तो कोई भी अगेंस्ट हो जाएगा। अब सरकारी कर्मचारी भी अगेंस्ट हो गए। तो धीरे धीरे ऐसे करके ना ये पूरा आपातकाल का पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इंदिरा गांधी से उस टाइम देश समझ नहीं रहा था। मेन बात ये है, इंदिरा गांधी से उस टाइम देश समझ नहीं रहा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे बेशक सबने इंदिरा गांधी की वाहवाही की थी, अपोजिट ने भी की थी, सबने की थी, अपोजिशन ने भी की थी, मगर उसके बाद के कारण की किसी ने सोची नहीं और इसका इंदिरा गांधी से देश संभल नहीं रहा था। अब ये सब जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी किसकी, आपातकाल की। ठीक है, इसी दौरान जो है क्या होता है, अब कुछ जगह छात्र आंदोलन चल जाते हैं। कौन कौन सी जगह पर इसके इन सब के बाद ना क्या होता है, छात्र आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं। कहां पे, गुजरात और बिहार में। ये छात्र आंदोलन शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये आर्थिक कारण जो थे हमारे आपातकाल लागू होने के, इसका मेन कारण क्या था, जो सरकार की तरफ से दिया गया, सरकार की तरफ से क्या, वैसे ये भी था वैसे भी कारण, मगर सरकार ने आपातकाल जो लगाए थे वो अपने निज स्वहित के लिए लगाया था वैसे। तो आर्थिक संदर्भ क्या था इसका, तो पहला तो यही था भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध। ठीक है, दूसरा क्या था, मानसून की असफलता। तो इन सब कारण से ना, मानसून की असफलता के कारण हमारे खाद्यान्नों में कमी आने लग गई। हमारा 8% तक जो है, हमारा 8% खाद्यान्न जो है उत्पादन घट गया, तो अब एक बार, अब ऐसे ये तो क्या हुआ, अब ये आर्थिक बदहाली हो ही रही थी, तो अपोजिशन को जो है ना क्या है कि एक मौका मिल गया, किसका, प्रोटेस्ट करने का एक मौका मिल गया। किसको, अपोजिशन को, विपक्षी को। पहले विपक्ष तो पहले उसके साथ अगेंस्ट थी, अब इसको और एक मौका मिल गया और इसमें इस विपक्षी में इन्होंने जो है ना खूब प्रोटेस्ट किए, खूब आंदोलन किए। और जो छात्र आंदोलन की जो बात कर रहा था, ये 1960 के दशक से ही जो है ना छात्रों में ये उबाल आता जा रहा था। 1960 के दशक से ही छात्रों के अंदर जो उबाल था देश के भ्रष्टाचार के प्रति, वो आने लग गया था। मगर ये अच्छे से फूटा कब, 1971-72 के दशक में। तो
विपक्षी खूब इन विपक्षियों में से भी कुछ ऐसे थे जिनको की संसदीय प्रणाली व्यवस्था में विश्वास नहीं था, तो जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह का समर्थन किया, जिसको कि मार्क्सवादी लेनिनवादी कहा जाता है। अभी के टाइम पे, उस टाइम पे मार्क्सवादी लेनिनवादी कहा गया था, और अब जो है कहा जाता है उसको माओवादी या फिर नक्सलवादी उनको कहा जाता है। तो ये सब पूरा पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। अब जो मैं छात्र आंदोलन की बात कर रहा था, 1971 के दशक में ही जो है ना, 1971 के दशक में ही गुजरात और बिहार के अंदर एक बहुत ही तगड़ा छात्र आंदोलन शुरू होता है। गुजरात और बिहार में बहुत ही तगड़ा जो है एक आंदोलन शुरू होता है। कौन सा आंदोलन? छात्र आंदोलन। अब ये छात्र आंदोलन आज के तरह के छात्र आंदोलन नहीं होते थे पहले के टाइम पे। पहले रियल वाले छात्र आंदोलन होते थे, अब तो दिखावा होता है बस, और कुछ नहीं होता। छात्र आंदोलन शुरू हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ? गुजरात में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। ये किसके हुआ? दोनों जगह पे है। ये दोनों जगह जो है छात्र आंदोलन सेम चीज के लिए हुआ था, भ्रष्टाचार, गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी, इन सब के कारण जो है इन दोनों जगह शुरू हुआ था। यहाँ पे जो है गुजरात में मेन लीडर कौन थे? मोरारजी देसाई, जो कि शुरू से ही किनके अपोजिट रहे थे? इंदिरा गांधी के। मोरारजी देसाई। और इधर बिहार में भी किसके लिए हुआ था? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्या कहते हैं, बढ़ते अपराध, इन सब के कारण जो बिहार में भी हो रहा था आंदोलन। इसके कौन थे? जेपी, जयप्रकाश नारायण। हालांकि इन दोनों जगह जो है कांग्रेस की सरकार थी सरकार कांग्रेस की, मगर फिर भी इन दोनों जगह ये छात्र आंदोलन शुरू हो गए और बहुत ही हाई लेवल पे चले गए, वो पीक पे चले गए। मोरारजी देसाई ने जब इनका सपोर्ट किया तो उन्होंने इन सब ने सरकार पे दबाव बनाया कि आप इस्तीफा दो। मोरारजी देसाई ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं, सरकार अगर इस्तीफा नहीं देती है तो मैं आज आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। गुजरात में मोरारजी देसाई ने कह दिया। और जब बिहार में जब छात्रों ने शुरू करने की सोची, इन्होंने सबसे पहले किसको भेजा? जयप्रकाश नारायण को न्योता भेजा, क्योंकि वो जो थे उस टाइम पे वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। जयप्रकाश नारायण उन्होंने 1955 में सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी और वो जो है समाज सुधार के काम कर रहे थे। उन्होंने जेपी को भेजा, निमंत्रण किया, आप आइए हमारे साथ प्रोटेस्ट कीजिए। जेपी ने शर्त मान भी गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं प्रोटेस्ट में साथ तभी दूंगा जब ये प्रोटेस्ट जो है एक पर्टिकुलर स्टेट में ना होके पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैलेगा और यह अहिंसक हो, तभी मैं आपका साथ दूंगा। छात्रों ने इनकी बात मान ली और ये दोनों जो है आंदोलन शुरू हो गए, छात्र आंदोलन। ठीक है, ये सब किसमें हो रहा है? 1970 के दशक में। ये सब अभी तो हो ही रहा था। ये सब जब हो ही रहा था तो इस छात्र आंदोलन को धीरे धीरे सारे विपक्षी दलों का साथ मिलने लग गया, जितने भी विपक्षी दल थे। अब भाई बात वही है ना, यहाँ पे देखो, जैसे भी किसान, इसको रिलेट करो किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें विपक्षी दल भी कूद ही रहे हैं, जो किसान नहीं है वो भी कूद रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे किसान नहीं है, उसमें 90% किसान है, लेकिन 10% ऐसे भी जो किसान नहीं है। ठीक है, तो सारे मतलब कूद गए उस आंदोलन में और ये आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन जब शुरू हो गया तो क्या होता है कि ये सब अभी ये आंदोलन भी जो है एक तरह से क्या मतलब, ये आंदोलन भी जो है, ये आंदोलन छात्र आंदोलन भी है, आपातकाल का एक कारण था। संदर्भ ये भी दे रहा था कि नहीं, अब आपातकाल लगना कि कैसे अब आपातकाल लगेगा। ये भी एक तरह से संदर्भ के रूप में देखा गया कि हाँ, ये भी आपातकाल का एक संदर्भ है। ठीक है, अब एक और संदर्भ आता है आपातकाल का, मतलब पृष्ठभूमि। एक और चीज ने पृष्ठभूमि बनाई आपातकाल की, वो क्या था? न्यायपालिका से संघर्ष। न्यायपालिका से संघर्ष।
वो मैंने पहले ही बताया था कि 1967 के दशक से ही न्यायपालिका और कार्यपालिका में संघर्ष चलता आ रहा था। तो सरकार इंदिरा गांधी का क्या कहना था कि मतलब इंदिरा गांधी का, कांग्रेस का कहना था कि सरकार जो है ना, न्यायपालिका जो है ना, हमारे गरीबी उन्मूलन के जो हम कार्य करना चाहते हैं, गरीबी कल्याण के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, उस पर वो रोड़ा डाल रही है। मगर सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि ऐसा नहीं है, हम जो संवैधानिक कार्य होगा वो उसको ही हम मान्यता देंगे और जो असंवैधानिक होगा हम उसको ठुकरा देंगे। यहाँ पे 3 बातें हैं जो कि अभी मैं बताऊंगा कि न्यायपालिका और विधायिका में क्या क्या, कार्यपालिका और विधायिका में कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बीच कैसे टकराव हुआ। संसद ने कहा, पहला सवाल पूछा न्यायपालिका से कि क्या हम मौलिक अधिकार में काट-छांट कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा ना कर दिया कि तुम मौलिक अधिकार में काट-छांट नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार में काट-छांट कोई भी नहीं कर सकता सिवाय संविधान संशोधन न्यायपालिका के, सिवाय न्यायपालिका कोई भी। न्यायपालिका भी बहुत कम केसों, बहुत ही रेयर केस में काट-छांट करती है, वो भी नहीं ही करती है, बेशक से कोई कर नहीं सकता। सरकार ने तो कह दिया कि हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कैसे करोगे, हम तो तुम्हारे बाप है, हम करेंगे, हम करने नहीं देंगे, खत्म बात हो गया। दूसरा कहा, पहला तो ये हुआ मौलिक अधिकार में काट-छांट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हुआ क्या, हम मौलिक अधिकार में काट-छांट करके संपत्ति के अधिकार को हम अच्छे से लागू कर सकते हैं, कह दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कर ही नहीं सकते हम, तुम संसदीय प्रणाली कुछ नहीं कर सकती ऐसा जिससे कि मौलिक अधिकार को खतरा हो। चलो ये भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। तीसरा क्या कह रहा है, सरकार कहती है तीसरा कि संसद ने यह मौलिक अधिकार को कभी कमी कर सकती है। सरकार ने तीसरा कहती है क्या, संसद जो है, संसद मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है ताकि और उसको अच्छे से लागू किया जा सके। मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीधा कह दिया कि नहीं, क्यों करोगे भाई तुम, हम तो लल्लू बैठे हैं, फिर तो तुम तो ऐसे मर्जी तो तुम कुछ भी कर दोगे देश में, हम किस लिए बैठे हैं फिर। तो इसमें भी मना कर दिया। ये तो अब यहाँ ये हो गया तक तगड़ा। 2 और बातें हुई जो कि इस आपातकाल को पृष्ठभूमि बनी, इसी में न्यायपालिका में। क्या होता है कि इन सब के बीच जो है ना, एक केशवानंद भारती का बहुत ही बड़ा मुकदमा आया था, केशवानंद भारती का, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ। आप कमेंट में कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा केशवानंद भारती मुकदमा क्या था, अगली वीडियो में, अगली या फिर उसकी अगली वीडियो में केशवानंद भारती मुकदमा आया था। इस मुकदमे के बाद जो है ना, बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकदमा था। सबसे ज्यादा अगर किसी में जज बैठे थे ना, कि इंडिया का एक ऐसा केस है जिसमें कि सबसे ज्यादा जज बैठा गया था, 11 जजों की बेंच बैठी थी इस केस में, केशवानंद भारती केस में। तो इसका मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार से रिलेटेड इस पर फैसला सुना दिया। उसके तुरंत बाद जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय की जो जज होते हैं, जो कि अभी हमारे एस बोबड़े हैं, उनकी सीट खाली हो गई। तो अब क्या हुआ कि परिपाटी क्या चलती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज होंगे ना, जो सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे सीनियर होंगे, उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। मगर 1973 में सरकार ने क्या किया, 1973 में 3 जजों को छोड़कर, 3 सबसे वरिष्ठ जजों को छोड़कर एक चौथे जज को जाके उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बना दिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। अब क्या हुआ, इन जो वरिष्ठ 3 वरिष्ठ जज थे, इन्होंने चुनौती दे दी इस फैसले को चुनौती दे दी और केस फाइल कर दिया। तो यहां से जो है विधायिका और न्यायपालिका में क्या हुआ कि शुरू हो गया, क्या टकराव शुरू हो गया। और जो है ये सब जितने मैंने आपको बताया, ये सब एक पृष्ठभूमि बना रहे थे आपातकाल की। अब क्या होता है, आता है 1975 का टाइम, 1975 आता है। और सबको पता है कब हमारा आपातकाल लागू हुआ था, 25 जून 1975। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था पता है, ये सब तो कारण थे ही, और भी कारण थे। क्या होता है, 12 जून
1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। इसमें क्या होता है कि उसको इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या होता है, चुनौती दी जाती है। उनके जो प्रतिद्वंदी थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। किसने की थी? राजनारायण, समाजवादी नेता थे राजनारायण। इन्होंने एक याचिका दायर की और उसमें इन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को, मतलब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या हुआ, चुनौती दे दी। और इसमें इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल खुद के लिए किया है, खुद के प्रचार करने के लिए किया है। यह सब कब हुआ? 12 जून 1975 को। जब अब इस मसले पे, राजनारायण के इस मसले पे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और उन्होंने फैसला दिया कि ऐसा सच में हुआ है और जो है इंदिरा गांधी जो है अब देश की सांसद नहीं रह सकती और इन्होंने अगर अगले 6 महीने तक दोबारा सांसद का चुनाव नहीं जीता तो ये प्रधानमंत्री पद से भी निर्वाचित की जा सकती है और इनकी सरकार गिर जाएगी। मगर 24 जून 1975 को जो है ना, 24 जून 1975 को जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट एससी ने क्या किया? इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री वो सांसद तो बनी रह सकती है, पर वो विधायिका या कार्यपालिका के, यानी कि संसद के कार्य प्रणाली में वो भाग नहीं ले सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे लेकिन प्रधानमंत्री की कोई शक्ति उनके पास नहीं होगी। ठीक है, अब तो ये तो उनके वजूद की बात आ गई। अब तो उनका प्रधानमंत्री पद लगभग खतरे में पड़ गया। खतरे में क्या हो ही गया था, खतरे में। अब इन्होंने क्या सोचा, 25 जून 1975 को जो है ना, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या किया? आपातकाल लागू कर दिया। 25 जून 1975 की आधी रात में ही इंदिरा गांधी ने क्या किया? आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगा दिया और उसी रातों रात जो है, उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये उस वक्त के राष्ट्रपति थे। इनसे रातों रात जो है अपना साइन करवाया और रातों रात जो है लागू करवा दिया आपातकाल। और जैसे ही आपातकाल लगा, बस सारे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जितने भी हो रहे थे, सब कुछ अचानक से ठप। आपातकाल का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले आपको बता दूं मीनिंग क्या होता है आपातकाल का। आपातकाल का मीनिंग होता है कि जितनी भी शक्तियां होंगी, जितने भी काम होंगे, जितना भी चीज होगा देश में, वो तभी होगा जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। एक तरह से मान लो कि ये वो हो गया, तानाशाही हो गई, एक तरह से तानाशाही हो गई एक तरह से। ठीक है, तो लगा दिया और जो है ये आपातकाल इंपोज हो गया है कंट्री पे हो गया इंपोज। अब क्या होता है कि आपातकाल लागू कर दिया गया है, तो अब मुझे लगता अब तो किसी की हिम्मत है नहीं कि कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अगर कुछ करेगा सरकार उठा के तुरंत जेल में डाल देगी। तो ये अब आपातकाल लागू हो गया। अब आगे क्या होता है? अब क्या होता है कि ये बहुत सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपातकाल किस अनुच्छेद के थ्रू लगाया गया था? तो अनुच्छेद 352 के थ्रू यह आपातकाल लगाया गया था। 352 के थ्रू। ये स्पेशल पावर्स होते हैं राष्ट्रपति के पास। हमारे देश में 3 तरह से आपातकाल लगते हैं, एक अनुच्छेद 352 के थ्रू, 356 के थ्रू और 360 के थ्रू।
और इसमें होता है इंटरनल डिप्लॉट, इंटरनल या फिर आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी। तो इन अनुच्छेद 352 के थ्रू इन्होंने आपातकाल लगा दिया, सब कुछ हो गया, लग गया। अब इसका जो है परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या होता है कि अब ऐसे सोचो कि यार जब अब सब तानाशाही हो गया तब परिणाम क्या होगा इसका, कोई तो बचेगा नहीं। फिर परिणाम क्या होता है कि परिणाम क्या होता है कि सरकार ने जो है ना जब आपातकाल लगा दिया, एक बार ये सारे जितने आंदोलन हो रहे थे रुक गए, कोई जितने प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, यानी कि सरकार ने ऐसा कह दिया कि अब अगर अखबार कुछ छापना चाहे तो उससे पहले मेरे से मंजूरी लेनी पड़ेगी, हम जो कहेंगे वही छापेगा अखबार में। बिजली दफ्तरों के अखबारों के दफ्तरों के लाइटें काट दी गई। मतलब ऐसा सोचो कि पूरी तरह से तबाह करने की सोच ली गई थी कि अब किसी ना किसी तरह जो है करना है, मुझे जो भी करना है, देश में रहना है। निवारक नजरबंदी का बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग हुआ। निवारक नजरबंदी क्या होता है, निवारक नजरबंदी क्या होती है, ऐसा मतलब निवारक नजरबंदी वैसे देखा जाए तो ऐसा होता है जैसे कि मैं नेता हूं और सेंट्रल मिनिस्टर को लगेगा, जो सेंट्रल में हमारे गृह मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री है, उनको लगेगा कि नहीं ये बंदा जो है ना पहले भी गतिविधियों में रहा है, ये अब क्या कर सकता है, कुछ गड़बड़ी कर सकता है, तो बस सरकार ने मुझे नजरबंद कर दिया। तो वही उस वक्त क्या सरकार ने बहुत सारे नेताओं को, जयप्रकाश नारायण को, मोरारजी देसाई को, जितने बड़े बड़े नेता थे, जितने भी उनके विपक्षी थे, सबको नजरबंद कर दिया गया, सबको नजरबंद कर दिया गया। कितनों को तो घर से ऐसे उठा लिया गया, यहाँ तक कि हमारे मौलिक अधिकार में हमारे मौलिक अधिकार को भी छीन लिया गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, बचता नहीं है वैसे, सिर्फ एक जीने का अधिकार के अलावा, अनुच्छेद 22 के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता, सब कुछ छीन लिया जाता है। आपातकाल में ये सरकार नहीं कह सकती कि तुम जाओ और किसी को गोली मार दो, कुछ नहीं कह सकती, बस हमारे पास एक सिर्फ जीने का अधिकार के अलावा और कोई अधिकार नहीं बचता, हमारा छीन लिया, सब कुछ छीन लिया गया। इवन कि न्यायपालिका, जब हमारा मौलिक अधिकार है बची नहीं तो हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, और न्यायपालिका भी उस वक्त मजबूर ने भी हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि संविधान तो बचा ही नहीं अब इंडिया में, कुछ सरकार के हाथ में सब कुछ हो गई, तो हम अब कुछ कर ही नहीं सकते। और मगर फिर भी जो है ना कुछ उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट ने, कुछ हाई कोर्ट ने इस निवारक नजरबंदी के खिलाफ, यानी कि निवारक नजरबंदी के खिलाफ कुछ अपनी याचिका दायर की गई थी कि उनके रिलेटिव्स के द्वारा जो नजरबंद किए गए थे या फिर जो गिरफ्तार किए गए थे उसके रिलेटिव्स के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो वो डाली गई थी। मगर सरकार ने, कोर्ट ने, एससी ने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं, मगर सरकार ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने जवाब दिया कि आपातकाल में किसी को हमने क्यों गिरफ्तार किया है इसका जवाब देना हमें कतई नहीं हमारी जरूरत नहीं है, हम कतई इसका जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बात मान ली, सरकार की बात, और इस हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मतलब ऐसा हो गया कि तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन फिर भी तुम जिंदा नहीं रहोगे, ये वाली हालत बन गई थी हमारी उस टाइम पे। क्या हुआ, जो प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई, जो हमारे वो थे अखबार थे कि जो हमारे अखबार थे उनको एक आगे या तो तुम मेरे साथ आ जाओ या फिर तुम बंद हो जाओ, मतलब मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे, अगर मेरे अगेंस्ट गए तो तुम खत्म हो जाओगे। अखबार ने भी कुछ लगभग सबने मान ली, मगर इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन जो नाम की पत्रिका चलती थी पहले, इन्होंने क्या किया, कैसे विरोध करना शुरू कर दिया
कि जो खबर वो छापने के लिए नहीं बोलते थे, सरकार नहीं बोलती थी ये खबर मत छापो, तो उसका वो जगह छोड़ देते थे, और जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम थी, सेमिनार और मेन स्ट्रीम नाम की, सेमिनार और मेन स्ट्रीम नाम की जो पत्रिका थी, इन्होंने क्या कहा कि भाई इनके अंदर थोड़ा सा इनके अंदर जमीर था। इन्होंने कहा कि मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। इन्होंने साथ देने के बदले अपने आप को बंद करना मुनासिब समझा। ये दोनों पत्रिका बंद हो गई। इन्होंने जो अपना जो एक्सप्रेस, ये दोनों अखबार थे, इन्होंने विरोध चालू रखा, मगर कुछ दिन बाद सरकार ने इस विरोध पे भी रोक लगा दी और फुल्ली कह दिया कि हम जो कहेंगे सिर्फ वही छपेगा, खाली वाली पेज कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है। इस आपातकाल के अगेंस्ट में फणीश्वरनाथ रेणु ने अपना कन्नड़ लेखिका थी और एक हमारे फणीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने जो है बहुत बड़ा कदम उठाया, इन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ इन सब के बीच में हुआ, मगर जो कदम ये सब जो हुए ना, ये सब ने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से हो रहा था। अब बाकी इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगर मैं इसमें बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं अगली क्लास में इसको पूरा कवर कर दूंगा। और हाँ, अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।